हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लाए हैं ट्विलाइट सागा का लास्ट सीज़न। मूवी की शुरुआत होती है बेला स्वन से, जो अब एक वैम्पायर बन चुकी है। वो अपनी आंखें खोल के सबसे पहले एडवर्ड को देखती है। अब उसके देखने और सुनने की शक्ति में बहुत इजाफा हो चुका है। वो एकदम एडवर्ड के पास जाती है, उसे छूती है। एडवर्ड कहता है अब हम दोनों का बॉडी टेम्परेचर एक जैसा हो गया है। वो इस बात पे बहुत ही खुश होता है। बेला उसे ज़ोर से हग करती है और वो हग इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि एकदम एडवर्ड हैरान हो जाता है और वो कहता है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग हग था, अब तो मैं बहुत ताकत आ गई है मुझसे भी ज़्यादा। तो बेला एकदम उसे थोड़ा रिलैक्स करती है। बेला बेला पूछती है मेरी बेटी कहाँ है। वो कहता है कि अभी तुम उससे नहीं मिल सकती हो क्योंकि वो ह्यूमन है। पहले तुम्हें एक शिकार करना होगा और अपनी प्यास बुझानी होगी। इसी तरह वो उसे लेके जंगल में निकलता है। बेला वहाँ पे भाग रही होती है। अब उसे हर चीज़ बहुत ही अच्छी और बारीकी से दिखाई दे रही होती है क्योंकि अब एक वैम्पायर है। वो देखती है कि एक हिरन का बच्चा वहाँ घूम रहा है। उसका शिकार करने ही लगी होती है कि एकदम उसे इंसानी खून की स्मेल बहुत दूर से आती है कि एक पहाड़ पे एक लड़का हाइकिंग कर रहा है और उसके बाजू पे चोट लगी है। तो वो भागती हुई वहाँ चली जाती है, लेकिन एडवर्ड से वापस ले आता है। उसे कहता है कि हमें अपनी बेटी के लिए ये सब नहीं करना है, तुम्हें एक वेजिटेरियन बनना पड़ेगा। आगे दिखाते हैं कि वो शिकार करके वापस आती है तो जेकब उसे मिलता है। वो कहती है तुम अभी तक यहीं हो। तो एडवर्ड उसे इशारा करता है कि इसे अभी इम्प्रिंटेड वाली बात नहीं बताना। वो कहती है हाँ। वो उसके करीब आने लगता है तो कहती है नहीं, तुम अभी मुझसे दूर रहो, तुम एक इंसान हो। और फिर दिखाते हैं कि वो फैमिली में एंटर होती है। सब उसे वेलकम करते हैं क्योंकि वो वैम्पायर, उसकी आंखें रेड हो रही होती हैं जो बहुत ही खूबसूरत लग रही होती हैं। और फिर वो रेनेस्मी से मिलती है, रोज़ जो कि रोज़ के पास होती है। और रेनेस्मी के अंदर भी कुछ पावर्स होती हैं क्योंकि वो हाफ़ इमोर्टल और हाफ़ ह्यूमन होती है। तो वो उसके गाल पे हाथ रखती है और उसे कुछ मेमोरी रिकॉल्स करवाती है। और जब वो मुंह खोल के हंसती है तो बेला को उसके दांत नज़र आते हैं और वो एडवर्ड से पूछती है कि ये 2 दिन की है। कार्ली कहते हैं हाँ, क्योंकि ये ह्यूमन और एक वैम्पायर का ब्लड से ब्लड बेबी है, इसलिए ये ज़्यादा बड़ी हो रही है। इतने में दिखाते हैं कि जेकब उसे बेला से लेने लगता है, कहता है कि इतना बहुत है। और फिर वो उसे बताता है कि किस तरह वो इम्प्रिंटेड है वो बेबी। और इस पे बेला को गुस्सा आ जाता है कि जेकब ने ये सब जान के किया। वो उसे उठा के घर से बाहर फेंकती है क्योंकि अब वो एक वैम्पायर है, उसमें कुछ बहुत ही ज़्यादा पावर है। इसलिए जेकब भी उसका मुकाबला नहीं कर पा रहा होता। उसे वो एकदम इतने दूर फेंकती है। मिस्टर कार्ले और सब उसे एडवर्ड को कहते हैं कि बेला को रोको। एडवर्ड कहता है कि नहीं, ये देखने में मज़ा आ रहा है। वो पास खड़ा हंस रहा होता है, वो उसे रोकता नहीं है। हालांकि जेकब कहता है कि एडवर्ड भी तो जानता है कि बेबी इम्प्रिंटेड है, लेकिन उसको तो कोई एतराज़ नहीं है क्योंकि ये कब सब किस्मत का खेल है। वो कहती है कि नहीं, फिर वो चुप हो जाती है। फिर दिखाते हैं कि वो बेबी के साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। एकदम कार्ली फैमिली वहाँ वापस आती है जो कि कहीं गई हुई थी, और वो रोज़ बेबी को उससे ले लेती है। वो कहती है अब ये मेरा टाइम है, अब मैं इसे सुला सकती हूँ। फिर आगे दिखाते हैं कि पूरी कार्ली फैमिली बेला को एक गिफ्ट देती है जो कि घर होता है। जब वो घर के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे एक बेबी का रूम है जो कि रेनेस्मी का है। और फिर वो एक और रूम में जाते हैं जो कि एडवर्ड और बेला का होता है। बेला कहती है ये बेड क्यों है, वैम्पायर्स तो सोते नहीं है ना। एडवर्ड कहता है ये बेड सोने के लिए है भी नहीं। फिर उनके बीच में एक रोमांटिक रात गुजारी जाती है। आगे दिखाते हैं कि आज वो दोनों बहुत ही रिलैक्स होते हैं क्योंकि अब वो दोनों ही वैम्पायर्स हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि बेला जब घर आती है तो वो रेनेस्मी का पूछती है। तो जैको बताता है कि रोज़ उसको चुरा के ले गई है और वो उसे दूर से बैठ के देख रहा होता है। एमिट कहता है कि आज भी तुम लोगों ने बहुत सी चीज़ें तोड़ी क्या। तो बेला एकदम कुछ शर्मिंदा सी हो जाती है। वो कहती है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और सब इस बात पे हंसना शुरू हो जाते हैं। इतनी सी बात कर रहे होते हैं तो एकदम बेला का फ़ोन बजना शुरू हो जाता है। बेला कहती है ये क्या डैड का फ़ोन है। तो कार्ले कहता है हाँ, ये तुम्हारे डैड का फ़ोन है, तुम्हें उनसे मिलना चाहिए। जैकब देखे कि बेला परेशान है, वो अपना राज भी नहीं खोल सकती, तो वो कुछ हल निकालता है। वो जाके चार्ली से मिलता है और उनको बताता है कि बेला वापस आ चुकी है। वो शुक्र करते हैं कि उनकी बेटी सही सलामत आ गई है। उन्हें तो उम्मीद ही नहीं थी कि वो अब उसे ज़िंदा देख सकेंगे। और फिर वो उनके सामने कपड़े उतारने लगते हैं। वो कहते हैं कि मुझे पहले बेला से मिलना है, बाद में तुम्हारे ड्रामे देखूंगा। वो कहते हैं नहीं, आपको पहले मुझे देखना पड़ेगा। फिर वो एकदम उनके सामने वुल्फ में बदल जाता है। वो इतने हैरान होते हैं क्योंकि उनके सामने बहुत नया होता है, उनके सामने कभी इस तरह नहीं होता। और वो फिर घर जाके एडवर्ड और बेला को बताता है कि वो उनके सामने अपनी असल हालत में आया है। वो कहते हैं कि ये तुमने ठीक नहीं किया है। वो कहता है कि वो 10 मिनट में यहाँ पे आ जाएंगे, ये सब ठीक है। हमें उन्हें रेनेस्मी के बारे में भी बताना होगा और हम उन्हें बताएंगे कि तुम वो अडॉप्टेड है और वो स्पेशल चाइल्ड है, इसलिए वो जल्दी बड़ी हो रही है। तो बेला को ये ठीक लगता है। फिर दिखाते हैं कि वो उसे लेंस बनाते हैं ताकि उसकी आइज़ का रेड कलर ठीक हो जाए। और उससे बताते हैं कि तुम्हें आराम से बैठना है, बहुत तेज़ वॉक नहीं करनी है क्योंकि तब अभी नहीं हो तो तुम्हें अपने खुद पे कंट्रोल नहीं है। और रोज़ उसे बताती है कि तुम अपने शोल्डर थोड़ा नीचे रखो। फिर दिखाते हैं कि चार्ली आता है, मिस्टर कार्ले से मिलता है और दिखाते हैं कि वो बेला को देखता है जो एक जगह बैठी होती है। उसके पास जाता है, उससे कहता है कि मैं बहुत डर गया था तुम्हारे लिए और अब तुम ठीक हो ना। उसके पास बैठते हैं तो बेला बहुत ठंडी हो रही होती है और उनको यही लगता है कि शायद वो अपनी बीमारी से लड़ने की वजह से इस तरह ठंडी हो रही है।
क्योंकि उन्होंने अक्सर लोगों को देखा होता है अपने प्रोफेशन में, जो लोग बिल्कुल मौत के करीब से आते हैं वो इसी तरह ठंडे होते हैं। अभी वो यही सब बात कर रहे होते हैं कि पीछे से एडवर्ड रेनेस्मी को लेके आता है। वो कहते हैं अच्छा ये तुम लोगों ने इसे अडॉप्ट किया, और बेला को बताते हैं कि इसकी आइज़ बिल्कुल तुम्हारी तरह हैं, तुम बचपन में इसी तरह की थी। तो बेला स्माइल करती है और रेनेस्मी भी उन्हें ध्यान से देख रही होती है। और आगे दिखाते हैं कि वो सबसे मिलकर वापस चले जाते हैं। एमिट और जेसिका उसे कहते हैं कि तुमने ये अच्छे न्यूबॉर्न की तरह बिहेव किया है, अब देखते हैं कौन ज़्यादा पावरफुल। अब फिर वो एक जंगल में जाके पंजा लड़ाते हैं। सब ये बहुत एक्साइटेड होकर देख रहे थे क्योंकि उनकी फैमिली में एमिट ही सबसे ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन बेला उसे पंजे में जीत जाती है और जिस पत्थर पर वो ये सब कर रहे होते हैं वो भी तोड़ देती है। एकदम दिखाते हैं वहाँ धूप निकलती है, बेला उसके आगे जाके खड़ी हो जाती है और वो भी डायमंड की तरह शाइन करती है। बेला को एक लेटर आया आता है वोल्ट्री की तरफ से कि अब तुम वेम्पायर बन चुकी हो, उसने उसे मुबारकबाद दी होती है। आगे दिखाते हैं कि बेला जेकब और रेनेस्मी, जो कि अब 8 साल की हो चुकी है, जो कुछ ही मंथ में इतनी बड़ी हो गई है, वो एक ग्राउंड में खेल रहे होते हैं और दिखाते हैं कि दूर से ही उसको एक वैम्पायर दिखाई देती है, अरीना, जो कि पिछले सीज़न में भी दिखाई गई थी। और बेला उसके पास जाने की कोशिश करती है लेकिन वो एकदम से गायब हो जाती है। अगले सीन में दिखाते हैं कि एडवर्ड बैठा रेनेस्मी को पियानो सिखा रहा होता है और सब फैमिली वहीं पे होती है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि एरिना, जिसने बेला की बच्ची को देख लिया था, उसको यही लगता है कि वो बच्ची एक वैम्पायर है और वो वोल्ट्री के पास कंप्लेन करने चली जाती है। इधर दिखाते हैं कि रोज़ और एमिट भी रेनेस्मी को देख रहे होते हैं, जो कि खुद उनकी चाइल्ड होती है। इधर दूसरी तरफ एलिस को एक विजन नज़र आता है जिसमें वोल्ट्री अपनी पूरी टीम के साथ आ रहा होता है और उसके हाथ से एक बाउल छूट जाता है। सब हैरान हो जाते हैं और जैसे उसके पास भाग कर जाता है, कहता है तुमने क्या देखा है। सब उसको देखने शुरू हो जाते हैं कि ऐसा उसने क्या देख लिया जो इतनी शॉक्ड हो गई है। एडवर्ड भी उसके पास आता है तो वो बताती है कि मैंने देखा है कि वोल्ट्री की पूरी टीम आ रही है, उसको उन सबको यही लगता है कि ये बच्चा इमोर्टल है, वो सबको मार देगा। बेला कहती है तो इससे क्या होगा। तो उसे बताते हैं कि जो इमोर्टल बच्चे होते हैं, जो जिन्हें वैम्पायर पैदा करते हैं, यानी जिनके माँ बाप वैम्पायर होते हैं, वो तो ख़तरनाक होते हैं। वो अपनी चीख से और सिर्फ अपने रोने से ही पूरे कबीले को मार सकते हैं। और इस तरह वो एक वाक़या भी बताते हैं जिसमें पूरा कबीला तबाह हो गया था और आखिर में वोल्ट्री ने इस बच्चे को भी मार दिया था। जेस्पर और एलिस ये सब देख के बहुत ही सैड हो जाते हैं और पूरी कहानी बेला को बताते हैं। तो बेला परेशान हो जाती है, कहती है लेकिन ये तो एक ह्यूमन है ना, इसके अंदर तो ह्यूमन ब्लड है। कहते हैं हाँ, लेकिन हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा। वोल्ट्री तो प्रूफ लिए बगैर नहीं मानता। तो मिस्टर काले ये हल निकालते हैं कि हम ऐसे करते हैं, हम अपने विटनेसेस ढूंढते हैं, अपने सारे फ्रेंड्स को बुलाते हैं ताकि वो गवाही दे सकें कि ये बच्चा एक ह्यूमन है। जेको कहते हैं हाँ मैं भी साथ दूंगा, मेरे सारे फ्रेंड भी। और फिर वो सैम के पास जाता है और उसे सब सारी बात बताता है। तो सैम, जो कि पहले तो अक्सर जैकब के ख़िलाफ़ होता था, लेकिन अब वो उसके साथ होता है। सैम आगे बताता है कि और एक लेटर उनको देता है, कहते हैं कि एलिस हमारे इलाके से गुजर रही थी और वो कहती है वो यहाँ से जा रही है और ये बेला को दे देना। तो वो लेटर देखते हैं जिसमें उसने बोला होता है कि मैं तुम लोग का साथ नहीं दे सकती हूँ, और वो वहाँ से चली जाती है। आगे दिखाते हैं कि एडवर्ड, बेला, जैकब और रेस्मी एक दूसरे इलाके में जाते हैं और वहाँ जाके अपने कुछ चंद वैम्पायर से मिलते हैं जिनके पास कुछ स्पेशल पावर होती हैं। बच्चे को देख के वो डर जाते हैं। वो कहते हैं कि हमें यहाँ से एक वुल्फ की भी स्मेल आ रही है, क्योंकि अभी तो जैकब सिर्फ गाड़ी में ही होता है और जब वो गाड़ी से निकलता है तो वो एकदम डर जाते हैं और बच्चे को देख के तो बहुत ही डर जाते हैं। उनको पुराना वाक़या भूला नहीं होता है। वो काफ़ी साल पुराने वैम्पायर्स होते हैं, इसलिए उस वाक़ये के बारे में भी जानते होते हैं और वो एकदम एडवर्ड पे हमला कर देते हैं। तो लेकिन बेला उसे बचा लेती है और उसे बताती है कि ये बच्चा एक ह्यूमन है, जब मैं ह्यूमन थी तभी ये पैदा हुई है। और इसी तरह वो रेनेस्पी को उनके पास जाता है। रेनेस्पी के पास जो पावर्स होती हैं उसके थ्रू उनके गालों पे हाथ रखती है और कम्युनिकेट करती है और उनको पता चलता है कि वाकई ये एक ह्यूमन है, इसके पास एक हार्ट है और इसके पास इसके ब्लड्स में, वेन्स में खून है जो कि बहुत ही गर्म है। और वो सब ये बात मान जाते हैं। आगे दिखाते हैं कि मिस्टर काले भी एक पुराने वैम्पायर के पास जाते हैं जो उनकी बात पे यकीन नहीं कर सकता, लेकिन उन्हीं का भाई जो कि खुद एक बहुत ही मशहूर और अच्छा वैम्पायर होता है जिसके पास एक बहुत ही अच्छी पावर होती है, आग, पानी और मिट्टी की। जो चीज़ उसके पास होती है वो उससे बदल सकता है। वो भी फिर उनके साथ आता है और नेस्मी के पास बैठता है और नेस्मी को कुछ अपने ट्रिक्स भी दिखाता है। अभी वो यही सब कर रहे होते हैं कि ब्राज़ील से 2 वैम्पायर्स और आती हैं जो कि सिस्टर्स होती हैं और जिनके पास स्पेशल पावर होती है जिससे वो दुनिया में जिसको जो चाहे दिखा सकती हैं। आगे दिखाते हैं कि रोज़ भी एमिट भी एक वैम्पायर के पास जाते हैं और फिर वो भी इनके साथ आ जाता है क्योंकि वो भी कार्ले का बहुत अच्छा फ्रेंड होता है। इस तरह ये सब करते करते 18 वैम्पायर्स इकट्ठे कर लेते हैं। जो कहते हैं इन सबकी आंखें लाल क्यों हैं, कहते हैं क्योंकि ये लोग यहाँ शिकार नहीं कर सकते हैं और इन्हें ह्यूमन ब्लड की स्मेल आ रही है। आगे दिखाते हैं कि मिस्टर कार्ले भी अपने आखिरी विटनेस के साथ वापस आ चुके होते हैं जो कि बहुत ही रूड होता है, जो कहता है कि मैं पहले देखूंगा कि वो बच्ची है कौन, उसके बाद ही मैं डिसाइड करूँगा। आगे दिखाते हैं कि एडवर्ड को वो 2 बहनें
एक विज़न दिखाती हैं जो कि एक बहुत ही खूबसूरत जंगल का होता है, और बेला भी पास से खड़ी होती है। वो तो बेला को भी दिखाते हैं, लेकिन बेला कहती है मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा, मुझे तो ये वही पुराना जंगल ही दिख रहा है। तो एकदम एक और पीछे से वैम्पायर आता है, वो बताता है कि तुमने हमें बताया नहीं कि तुम्हारी बीवी के पास कोई शील्ड है। एडवर्ड खुद हैरान होता है, उसको खुद ये भी पता चलता है। वो कहता है इसीलिए मैं इसका दिमाग रीड नहीं कर पा रहा था। और इसी तरह वहाँ पर एक और वैम्पायर आती है जो कि किसी को भी इलेक्ट्रिक शॉक दे सकती है। वो कहती है कि आओ मैं तुम्हें चेक करूँ, और फिर चेक करती है, वाकई उसमें एक शील्ड होती है, जिससे वो बहुत खुश हो जाती है। आगे दिखाते हैं कि सारे वुल्फ एक दो वैम्पायर्स को ढूंढ रहे होते हैं जो कि जंगल में पागलों की तरह भाग रहे होते हैं, और जैकब को यही लगता है कि शायद ये रेनेस्मी को मारने के लिए आए हैं, लेकिन फिर से थोड़ी देर में ही समझ आ जाता है कि नहीं, ये कार्ले के पास आए हैं क्योंकि ये भी कार्ले के कुछ पुराने फ्रेंड्स हैं, और वो विक्टोरी से किसी बात का बदला लेना है क्योंकि वोल्ट्री ने इनकी फैमिली को मार दिया था। आगे दिखाते हैं कि वो सब में से कुछ वैम्पायर्स कहते हैं कि हम वोल्ट्री से मुकाबला नहीं कर सकते हैं। कार्ले बताता है कि हम मुकाबला करना भी नहीं चाहते, हम सिर्फ एक विटनेस बनेंगे, और अगर आप सब नहीं बनना चाहते तो आप लोग चाह सकते हैं। जब वो कहता है कि मैं बनना चाहता हूँ, मैं लड़ूंगा, और इसी तरह बहुत सारे लोगों को इंस्पायरेशन मिलती है और वो सब भी खड़े हो जाते हैं, कहते हैं हाँ हम लड़ेंगे। उनमें से एक दो तो न्यू बॉर्न भी होते हैं, जिनको बहुत ही प्रॉब्लम हो रही होती है यहाँ पर रहते हुए, लेकिन फिर भी एक वैम्पायर आगे कहते हैं कि मैं भी कर सकता हूँ अगर बेला शील्ड बने तो। और दूसरी तरफ दिखाते हैं कि वोल्ट्री को भी पता चल जाता है कि कार्ले कुछ कर रहा है, और वो एक वैम्पायर के पास जाता है उसके बारे में पूछने के लिए कि वो क्या कर रहा है, और उसके पास जाता है। वोल्ट्री के अंदर एक बहुत ही अच्छी पावर है, वो जिसको टच करता है उसका सारा माइंड और उसकी सारी मेमोरीज़ को रीड कर सकता है। इधर दिखाते हैं कि एक वैम्पायर जिसके पास इलेक्ट्रिक पावर थी, वो बेला को बताती है कि तुम अपने शील्ड से लोगों को सेव कर सकती हो। बेला कहती है किस तरह, कहती है आओ मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। पहले मैं सिर्फ अपने हाथ से इलेक्ट्रिक शॉक्स दे सकती थी, लेकिन अब मैं अपनी पूरी बॉडी में से किसी भी से शॉक दे सकती हूँ, और तुम भी अपनी पूरी बॉडी में से वो शील्ड प्रोड्यूस कर सकती हो। इस तरह दिखाते हैं कि वो एक दो बार एडवर्ड को शॉक देती है, जिससे वो बेला भी अपनी शील्ड एक्सटेंड कर लेती है। दिखाते हैं कि वो रश्मि के साथ लेटी होती है, और रश्मि से पूछती है कि क्या मैं बुरी हूँ जो मेरे साथ इस तरह हो रहा है, सब मेरी वजह से इतने परेशान है। वो कहती है कि नहीं, तुम बहुत ही अच्छी हो। आगे दिखाते हैं कि बेला एडवर्ड के पास आती है, एडवर्ड उसके करीब आता है, कहता है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हमारी बेटी के साथ कुछ भी नहीं होगा। फिर वो उसे किस करता है, उसे रिलैक्स करने की कोशिश करता है, लेकिन एक्चुअल में वो मदर वो रिलैक्स हो नहीं रही होती है। वो एलिस के बारे में सोच रही थी, उसे कैसे छोड़ कर जा सकती है, उसकी सबसे अच्छी फ्रेंड थी, और उस लेटर को देखती है जो उसने दिया होता है। वो एक बुक का फ्रंट पेज होता है, और फिर वो जाके उस बुक को खोल के देखती है, उसमें एक मैसेज भी लिखा होता है, और वो पढ़ के वो मैसेज उस पर ये भी लिखा होता है कि बुक को जला देना, और वो जला देती है क्योंकि बेला के पास शील्ड है, इसलिए और या कोई और भी उसका माइंड रीड नहीं कर सकता। फिर दिखाते हैं कि बेला जैकब के साथ अपने फादर के घर जाती है। उसके फादर जो कि रेनेस्मी को देखते हैं तो शॉक्ड हो जाते हैं, कहते हैं तुम कितने मंथ में कितनी बड़ी हो गई हो। वो कहती है फिर क्योंकि उनको पता होता है कि ये एक एबनॉर्मल चाइल्ड है, इसलिए उन्हें प्रॉब्लम नहीं होती है। बेला उन्हें वहाँ छोड़ के वहाँ से निकल जाती है, उस एड्रेस पे जाती है जो उसे एलिस ने दिया था। वो वहाँ जाती है और एक आदमी से मिलती है। वो बताते हैं कि एलिस मुझे कुछ मंथ पहले मिली थी, उसने कहा था आप मुझसे मिलेंगे, लेकिन आप मुझे बहुत लेट मिल रही हैं। कहती है हाँ मैं कुछ बिजी थी। फिर वो उसे एक लिफाफा देता है जिसमें कुछ पाउंड्स होते हैं, और साथ ही जैकब और रेनेस्मी का पासपोर्ट होता है और टिकट्स होते हैं यहाँ से जाने के लिए। वो ये देखती है तो शॉक्ड हो जाती है कि एलिस उसे इसलिए मिलाई थी। उसे समझ आ जाता है कि वोल्ट्री से लड़ना है, फिर भी उसे कुछ सेफ रखना पड़ेगा, इसलिए वो एलिस ने बिल्कुल ठीक किया, वो यही सोच रही होती है। आगे दिखाते हैं वो घर जाके जैकब रेनेस्मी से मिलता है, और बेला जाके उसका बैग पैक करना शुरू जाती है। उसका वो एक वैम्पायर भी उसे देख रहा होता है, वो कहता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, हम उसे कन्विंस कर लेंगे। कहती है कि नहीं मुझे डर लग रहा है, मैं एक माँ हूँ। आगे दिखाते हैं कि क्रिसमस पे बेला अपने घर में होती है, और एडवर्ड भी वहीं होता है, जैकब भी होता है, और वो अपने फादर को गिफ्ट देती है कि आप लोग हनीमून के लिए जाएं, क्योंकि अब उनकी एक गर्लफ्रेंड होती है जिससे वो शादी करने वाले होते हैं। और जैकब भी रेनेस्मी को एक गिफ्ट देता है जो कि एक ब्रेसलेट होता है जो कि बहुत ही खूबसूरत होता है, जो उसने अपने हाथों से बनाया होता है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि सारे वैम्पायर्स बैठे होते हैं जो वोल्ट्री की बात करें, तो उन्हें बता रहे थे किस तरह वोल्ट्री ने हम सबको ही नुकसान बनाया था किसी ना किसी तरीके से। कहीं उसने किसी के लवर्स को मारा है, कहीं उसने किसी की बहन को, और कहीं किसी जगह पे उसने उसके किसी की फैमिली को ही दबा कर दिया है। इसलिए सभी उसके दुश्मन होते हैं, कुछ की तो पर्सनल दुश्मनी भी उससे होती है। एडवर्ड दूर खड़ा है, सब देख रहा होता है। कार्ले जो कि उसके फादर हैं उनके पास आता है। वो उनको कहता है कि मेरी वजह से सब हो रहा है, अगर मैं एक ह्यूमन से मोहब्बत ना करता तो ये सब नहीं होता। कार्ले कहते हैं कि नहीं तुम क्यों नहीं करते, तुम्हारी अपनी फैमिली है। और दिखाते हैं कि बेला भी रोज़ को रेनेस्मी को समझा रही होती है जो कि बहुत ही परेशान होती है। आगे दिखाते हैं एक मैदान में सब इकट्ठे हो चुके हैं, और दूर से वोल्ट्री की पूरे ग्रुप नज़र आता है जो कि काफ़ी तादाद में होते हैं, इनसे काफ़ी ज़्यादा होते हैं, और उनके पास भी बहुत सी पावर्स होती हैं। वो आके खड़े होते हैं। कार्ले उनसे कहता है कि जैसे कि हमेशा यहाँ होता आया है कि पहले हम अपने विटनेसेस शो करते हैं, अगर तो कोई विटनेस तुम्हें समझ ना आए फिर ही हम एक जंग करेंगे, तो क्या हम अपने विटनेसेस शो कर देते हैं। वोल्ट्री का हेड जो कि आरो होता है वो कहता है हाँ क्यों नहीं, तुम लोग अपने
वो विटनेसेस शो कर सकते हो, लेकिन सबसे पहले मैं एडवर्ड से मिलना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो न्यू बॉर्न है ये एडवर्ड के ही वजह से तो है। तो फिर दिखाते हैं कि एडवर्ड जाके उससे मिलता है और वो एडवर्ड का हार्ट टच करता है तो एकदम शॉक्ड हो जाता है। कहता है कि हम ऐसे करते हैं कि पहले मैं उस बेबी से उस न्यू बॉर्न से मिल लेता हूँ, उस बच्चे से। और फिर वो एडवर्ड बेला को इशारा करता है। बेला जैकब भी वहीं होता है और काफ़ी सारे और वैम्पायर्स भी होते हैं, लेकिन जैकब बेला के साथ जाता है और बेला एमिट को इशारा करती है, क्योंकि वो अकेले जाते हुए नर्वस हो रही होती है। एमिट जिसने बेला को अपनी बहन कहा होता है वो भी उनके साथ जाता है। रेनेस्मी जब आरो के पास आती है तो उसका हार्ट बीट फील कर सकता है, उसे महसूस हो जाता है कि ये एक ह्यूमन है और वो उसको टच करने लगता है। तो वो खुद ही उसके फेस पे हाथ रख देती है। वो हैरान होता है, फिर उसे समझ आती है उसके पास एक पावर है, वो इसी तरह बिना बात किए भी कम्युनिकेट कर सकती है और अपनी मेमोरीज दिखा सकती है। वो एकदम हैरान हो जाता है, कहता है कि ये बहुत बड़ा और पहली बार हो रहा है कि ये एक हाफ़ ह्यूमन है और हाफ़ इमोर्टल है। और उसका पीछे से भाई कहता है कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, तो वो उसे गुस्सा करता है। और फिर वो दिखाते हैं कि अरीना को बुलाते हैं कि अरीना ने झूठ क्यों बोला। वो कहती है कि मुझे नहीं पता था ऐसा। अब अरीना दूर से देखती है कि उसकी दो बहनें भी वहीं खड़ी होती हैं। एक तो वो जो इलेक्ट्रिक शॉक्स देख सकती है, वो भी उसकी सिस्टर ही होती है, और वो उनके लिए कहती है कि नहीं नहीं इसने कुछ नहीं किया है। लेकिन आरो उसकी बात नहीं सुनता और उसे मार देता है। उसकी दोनों बहनें एकदम गुस्से में उसके पीछे भागने लगती हैं, लेकिन एडवर्ड उनकी आंखें, उनकी नज़र ब्लाइंड करवा देता है ताकि उन्हें कुछ भी ना दिखे। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि आरो कहता है कि ये बच्चा अभी तो हमारे लिए मुश्किल नहीं है, लेकिन हो सकता है कल ये हमारे लिए नुकसानदेह हो, इसलिए हम इसे मारेंगे और ये जंग अभी भी होगी। अभी वो यही सब बात कर रहे होते हैं कि एडवर्ड कहता है कि एलिस आ गई है, और दूर से ही आरो को भी एलिस दिखती है। कहता है कि मुझे खुशी हुई तुम्हें देख के, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। और दिखाते हैं कि सब फैमिली को देख के वो उनको आंखों से इशारा करती है कि रिलैक्स हैं, और आरो के पास जाती है, उसको बताती है कि मैंने एक विज़न देखा है जिसमें ये बेबी तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। और फिर वो उसे ये विज़न दिखाती है। अभी विज़न देख रहा था कि कहती है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम अपना फ़ैसला नहीं बदलोगे, तुम जंग ज़रूर करोगे। और वो एकदम आँख से इशारा करती है बेला को, और बेला जैकब के साथ उस बेबी रेनेस्मी को भेज देती है। आगे दिखाते हैं कि वो एलिस को और जेसिपर को आरो मारने ही लगा होता है, तो मिस्टर कार्ले वहाँ आ जाता है। वो कार्ले का गर्दन तोड़ देता है। हम देख सकते हैं कि उसकी गर्दन उसके हाथ में है और उनको आग लगा देता है, और इसी तरह जंग शुरू हो जाती है। सारे वैम्पायर एक दूसरे के ऊपर झड़पते हैं, लेकिन एक वैम्पायर को आरो जैकब और रेनेस्मी के पीछे भी भेज देता है। दिखाते हैं इसी तरह लड़ाई हो रही होती है और बेला सबको शील्ड दे रही होती है और किसी पे असर नहीं हो सकता, लेकिन एकदम सबको समझ आ जाता है कि एक वैम्पायर को शील्ड दे रही है, इसलिए वो बेला के पीछे भागते हैं और शील्ड टूट जाती है। और काफ़ी सारे वैम्पायर इस तरह ज़ख्मी होने शुरू होते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक वैम्पायर होती है जो लोगों को माइंड से ही पेन दे सकती है। वो किसी को टच नहीं कर रही होती है, बस माइंड से ही पेन दे रही होती है। और जैसे पर ये सब देख जाता है और वो बेला को सेव करता है, और एलिस भी उसकी हेल्प करती है। आगे दिखाते हैं कि वो एक वुल्फ को तो सिर्फ नज़रों से ही देख के मार जाती है और वो मर जाता है। और उसका दूसरा साथी वुल्फ एक ज़ोरदार धाड़ता है, उतनी ज़ोर की धाड़ होती है कि जैको को यहाँ सुनाई देती है। वो एकदम रोना शुरू हो जाता है और वो अजीब अजीब आवाज़ें निकाल रहा होता है। और सब देखते हैं कि बेला मुसीबत में, इसीलिए ये सब प्रॉब्लम हो रही है। वो सब उसे बेला को पहले सेव करने की कोशिश करते हैं। उसमें एक वैम्पायर होता है जो हर तरह की सिचुएशन को हैंडल कर सकता है। वो एकदम एक ज़ोरदार पंच मारता है ज़मीन पे, और ज़मीन पे एक दरार पड़ जाती है। उस दरार के अंदर बहुत सारे वैम्पायर जो कि वॉल्ट्री में होते हैं वो गिर जाते हैं। एलिस देखती है कि वो सबको पेन दे रही है और बहुत सारे लोगों को मार रही है। उसने जेसिपर को भी मार दिया। उसके पास जाती है, उसकी गर्दन तोड़ने लगती है। वॉल्ट्री ये सब दूर से देख रहा होता है अपने फ्रेंड के साथ। वो और दूसरे वैम्पायर्स को इशारा करता है कि तुम लोग भी जाओ, लेकिन अब वो सिर्फ 3 ही बचे होते हैं जो कि हेड होते हैं, और वो खुद ही आगे आता है सबको मारने के लिए। लेकिन बेला और एडवर्ड मिलकर उसकी गर्दन तोड़ देते हैं और उसको आग लगा देते हैं। और एकदम दिखाते हैं कि ये सब बेला का एलिस का विजन होता है, जो कि वो आरो को दिखा रही होती है। हकीकत ऐसी कुछ भी नहीं होती। वो चारों तरफ देखता है तो सब कुछ नॉर्मल होता है, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं होता है। लेकिन वो कॉलन की टीम को देखता है जो कि बहुत ही गुस्से में होती है। वो जानता होता है उसने सबको किसी ना किसी तरह नुकसान पहुँचाया, इससे बेला के लिए नहीं है, ये अपने लिए भी वो सब कर रहे हैं, इसलिए वो पीछे हटता है। वो कहते हैं लेकिन हम इसे छोड़ नहीं सकते, उसके बाकी सारे वैम्पायर्स कहते हैं। और फिर दिखाते हैं एलिस कहती है कि मैं कुछ विटनेसेस लेने गई थी, बहुत दूर गई थी और इसलिए मैं खुद गई थी, मैं भागी नहीं थी। और फिर दिखाते हैं कि 2 लोग आते हैं जो कि वैम्पायर होते हैं। वो बंदा आके बताता है कि मैं एक हाफ़ ह्यूमन हूँ, एक हाफ़ वैम्पायर हूँ। मेरी माँ को सेड्यूस किया एक वैम्पायर ने और इसी तरह मेरी बर्थ हुई, और मैं पैदा हुआ तो मेरी माँ मर गई। और पीछे से बेला पूछती है कि तुम कितने साल के हो, तो वो बताता है कि मैं 150 साल का हूँ। वॉल्ट्री कहते हैं कि तुम क्या खाते हो। वो कहता है कि मैं खून भी पी लेता हूँ और इंसानी खाना भी खाता हूँ। तो ये मेरी खाला हैं जिन्होंने मुझे पाला और मैंने इन्हें
फिर एक इमोर्टल बनाया और 150 साल से ये भी मेरे साथ ही हैं। तो फिर सब डिसाइड करते हैं कि इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई जंग होने की ज़रूरत नहीं है, ये बच्ची नॉर्मल है हमारी तरह ही। फिर वो वहाँ से सारे चले जाते हैं और दिखाते हैं कार्ले फैमिली भी बहुत ही खुश होती है। लेकिन कुछ वैम्पायर्स चाहते होते हैं कि वो वर्ल्ड से लड़ें, क्योंकि वो पर्सनली भी वर्ल्ड से लड़ना चाहते हैं, लेकिन कार्ले कहता है कि अभी हमें लड़ने की ज़रूरत नहीं है। आगे दिखाते हैं कि सब अपने अपने घर जा रहे होते हैं और रेनेस्मी सबको थैंक यू कह रही होती है, क्योंकि सब उसी के लिए तो लड़े होते हैं। और फिर दिखाते हैं कि एडवर्ड दूर से खड़ा रेनेस्मी को देख रहा होता है। एकदम जैकब उसके पास जाता है, उसे कहता है कि मुझे खुशी है कि जैकब कि रेनेस्मी तुम्हारी है। और दिखाते हैं कि एलिस को फिर एक विजन नज़र आता है जो कि कुछ साल बाद का होता है, और देखते हैं कि रेनेस्मी बड़ी हो चुकी है और वो जैकब के साथ है। अब वो एक कपल की तरह रहते हैं और एडवर्ड और बेला उससे मिलने के लिए आए होते हैं। और आगे अगला सीन दिखाते हैं कि एडवर्ड और बेला उसी गार्डन में जिसमें वो अक्सर मिलते हैं, और बेला से कहती है कि मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ, और अपनी पावर्स को एक्सटेंड करती है और बेला अपनी मेमोरीज एडवर्ड को दिखाती है। तो एडवर्ड देखता है कि उसकी पूरी मेमोरीज में सिर्फ वही होता है और कोई दूसरा तो होता ही नहीं है। और उससे कहती है कि तुम देख सकती हो मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ, कोई तुमसे इतनी मोहब्बत नहीं कर सकता जितनी मैं करती हूँ। एडवर्ड कहता है तुम्हें मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं थी, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे इतनी मोहब्बत करती हो कि इतनी मोहब्बत कोई भी नहीं कर सकता। और इसी तरह इस मूवी का एंड होता है एक हैप्पी एंडिंग के साथ। इसी तरह के ड्रामास के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय।